हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। क्वांटम मैकेनिक्स जो कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो CSIR नेट का एक कोर सब्जेक्ट है और मैनी क्वेश्चंस आर अराइजेस इन एवरी ईयर इन CSIR नेट फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। सो बिफोर स्टडिंग द क्वांटम मैकेनिक्स के पहले हम ये जान लें कि ये क्यों आया, कहाँ से आया, इसकी ओरिजिन कब हुई और क्यों हुई। सो एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी फिज़िक्स में फिज़िक्स में सिर्फ दो पार्ट्स थे। एक था न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड द सेकेंड वन इज मैक्सवेल थ्योरी। न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसको हम यूज़ करते थे जो पार्टिकल्स है उसका डायनेमिक्स, दैट मीन्स जो पार्टिकल के मोशन है, पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है उसका डायनेमिक मीन्स मोशन, मूवमेंट, नॉट अ स्टैटिटिक्स मीन्स सपोज this pen is a constant, then it is called static, and if it is in motion then it is called a dynamic। तो किसी भी पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करते थे हम बाय द यूज़ ऑफ न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स। नाउ ये जो पार्टिकल्स होते थे ये सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते थे। मैक्रोस्कोपिक इन द सेंस जो बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं जिसको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, खुली आँखों से देख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूलिज्म जो था दैट इज़ द मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम यूज़ करते थे टू स्टडी द रेडिएशन दैट मीन्स वेव्स की स्टडी करने के लिए हम मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूज़ करते थे। बट यहाँ पे ये कंसीडर किया गया कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी कि ये दो फॉर्मलिज्म से हमने फ़िज़िक्स को पूरा स्टडी कर लिया एंड इट इज़ द कंप्लीट स्टडी ऑफ अबाउट द फिज़िक्स। बट at the end of 20th century classical physics can be challenged in two aspects। क्लासिकल फिज़िक्स को चैलेंज हुआ दो एस्पेक्ट्स में 20th सेंचुरी में। दैट मीन्स ये हुआ कि क्लासिकल फिज़िक्स जो था ये दो थ्योरी से इट इज़ नॉट अ कम्प्लीटली डिस्क्राइब द फिज़िक्स, दिस थ्योरी इज़ नॉट कंप्लीट, ठीक है। इसको चैलेंज किया, किसने किया? दो फॉर्मूलेज में। एक था रिलेटिविस्टिक डोमेन। आप लोग आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में जानते हैं। जब आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी आई तो सबसे पहले उसने क्लासिकल मैकेनिक्स को जो है चैलेंज किया और उसने ये बोला कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ये मान के चलते हैं कि जो भी पार्टिकल है उसका मास जो है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट इन द सेंस वो वेरी नहीं करता, ठीक है। बट और भी अदर फैक्टर्स हैं क्लासिकल मैकेनिक्स जो रिलेटिविटी में फॉलो नहीं करते। तो रिलेटिविस्टिक ने इसको कैसे चैलेंज किया? जैसे v इज़ इक्वल्स टू सी, वी नो डैट c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। जब भी किसी पार्टिकल की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी, वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स जो है किसी भी फिनोमिना को, उस पार्टिकल की किसी भी चीज़ या उस पार्टिकल की किसी भी स्टडी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जैसे ही इसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी तो वहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स जो है फेल हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से समझेंगे, जैसे हम जानते हैं मोमेंटम को हम देते हैं P इज़ इक्वल्स टू mv, ठीक है। और इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज यूजिंग द फोर्स एंड द मास force relation with mass and acceleration, it can be written as mv is equals to f cross t, therefore p is indirectly equals to f cross t। सो यहाँ से अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो अगर मास कांस्टेंट है, ठीक है, और f कांस्टेंट है, दैट मीन्स अगर पार्टिकल का मास और जो फोर्स उसमें अप्लाई हो रहा है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। पर हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक के ही बढ़ सकती है। ये दैट मीन्स इसका मतलब तो ये है कि अगर t जो है इनफाइनाइट टाइम्स जाएगा तो वेलोसिटी भी जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगी। बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी बढ़ेगी वो कहाँ तक बढ़ेगी? सिर्फ
कहाँ तक बढ़ेगी, सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट तक। जब वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी तब क्या होगा, टाइम तो नहीं रुक रहा है वहाँ पे, टाइम तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हम ये भी जानते हैं कि जो मोमेंटम है इट इज़ अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल इन द सेंस मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो अब टाइम तो बढ़ रहा है बट वेलोसिटी इसके आगे नहीं बढ़ सकती। तो उस टाइम पे क्या होता है, मास इंक्रीज होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिलेशन। इस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए और मोमेंटम के यूनिवर्सल कांस्टेंट्स को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे फिर मास वेरी करता है, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं होता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स रिलेटिविस्टिकली फेल हो जाता है। तो प्लस जो रिलेटिविस्टिक मास दिया गया है वो भी ये रिलेशन होता है, ये आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा ही होगा। m is equals to m naught upon under root of 1 minus v square by c square, where m is the relativistic mass, m naught is the rest mass, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जैसे ही v is equals to c हो जाएगा तो ये वाला जो टर्म है ये 1 हो जाएगा, एंड डेट मीन्स ये हो जाएगा m is equals to m naught upon 0, implies that m is equals to infinity। मतलब जैसे ही जो पार्टिकल की स्पीड है इट इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो जो मास है पार्टिकल का वो सीधा सीधा कहाँ बढ़ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं होता। तो यहाँ पे रिलेटिविस्टिक डोमेन में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हुआ। सेकंड जो डोमेन है जिसने क्लासिकल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन किया वो है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन दैट मीन्स जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटोन, जिसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि क्लासिकल जो बहुत सारे न्यूली डिस्कवर्ड फिनोमिना थे जो नए नए जनरेट हुए थे 20th सेंचुरी में, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाया, जो डील करते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से। उसमें जो एक है वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेसिफिक हीट। खैर यहाँ पे हमको इससे उतना डिटेल में हम डील नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमको इसको उतना नहीं पढ़ना है इनएडिक्वेसीज को, ठीक है। हमको ये जानना है कि क्वांटम की ओरिजिन कहाँ से हुई, बस। तो क्या हुआ, अब इन सब फिनोमेना को भी एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया। तो अब ये जो फिनोमेना जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, उसके लिए हमको चाहिए थी एक न्यू थ्योरी, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन तो करना था। तो 1900 में मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी और उस थ्योरी की हेल्प से उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पूरे कर्व को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व होता है आप लोग जानते हो, बीएससी में पढ़ा होगा, ये जो कर्व होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, ठीक है। ये तो इस पूरे कर्व को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। इसको एक्सप्लेन किया था मैक्सवेल की थ्योरी ने, जो क्या कंसीडर करके चलता है कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड मतलब वो किसी एक न्यूमेरिकल टर्म के मल्टीप्लिकेशन में रहती है। जो एनर्जी जो रहती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है और क्वांटाइज्ड होती है। जैसे अगर n को मैं इंटीजर लूँ 1 2 3 4, तो या तो वो 1 पोजीशन में होगा या 2 में होगा या 3 में होगा। 1 1 2 और 2 के बीच में यानी 1.5 पे 1.7 पे यहाँ पे वो कहीं नहीं होगा। दैट इज़ कॉल्ड द क्वांटाइजेशन। तो प्लैंक ने जो कंसीडर किया था वो कंसीडर किया था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और इसने क्या बोला कि ब्लैक बॉडी को इसी एजम्पशन पे उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया, प्लस जो रेडिएशन होता है दैट मीन्स वेव्स होता है उसकी जो एनर्जी जो है सराउंडिंग के साथ कैसे एक्सचेंज होती है उसको भी एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। फर्दर 1905 में आइंस्टीन थ्योरी आई, क्योंकि मैक्स प्लैंक ने भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्योंकि इसने सिर्फ ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट आई आइंस्टीन थ्योरी। आइंस्टीन थ्योरी ने उसी के क्वांटाइजेशन फिनोमिना को ही कंसिडर किया और उसने बोला कि ये जो क्वांटाइजेशन फिनोमिना है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, इसने सिर्फ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लिया था। इसने बोला जो क्वांटाइजेशन फिनोमिना है इट इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर लाइट।
लाइट जो होता है उसके लिए भी ये क्वांटाइजेशन का फिनोमेना होता है, और जो लाइट होती है वो भी कंटिन्यूअस ना होकर डिस्क्रीट होती है, और वो होती है एच न्यू के फॉर्म में और इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच न्यू, एंड दिस इज कॉल्ड द फोटॉन्स। ठीक है। नाउ अब आइंस्टीन ने भी सिर्फ ये बताया, उसके बाद क्या आया, इन दोनों ही फिनोमेना को थियोरेटिकली फिनोमेना था, इनको थियोरेटिकली प्लस एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। दैट मीन्स पार्टिकल प्लस वेव जो एस्पेक्ट्स था उसको प्रूफ किया कॉम्पटन ने। इसने थियोरेटिकली भी प्रूफ किया एंड एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया। नाउ इन सारे फिनोमेना ने कुछ पॉइंट्स तो दे दिए अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स, और टू एक्सप्लेन द फिनोमेना विच कांट बी एक्सप्लेन बाय द क्लासिकल मैकेनिक्स और ठीक है। सो इन 1923 में डी ब्रॉगलिस ने एक कॉन्सेप्ट दिया, और उसने बोला कि ये जो वेव और पार्टिकल का जो बिहेवियर है कि पार्टिकल बिहेव्स लाइक अ वेव और वेव बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, ये सिर्फ और सिर्फ लाइट और एनर्जी के लिए नहीं होता, बल्कि हर मूविंग पार्टिकल जो है इट बिहेव्स लाइक अ वेव, और हर wave is like a particle. That means each wave is associated with a moving particle. कोई भी मूविंग पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव करेगा, मतलब हर पार्टिकल का ड्वेल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। इस चीज़ को डी ब्रॉगलिस की जो हाइपोथेसिस था उससे कंफर्म किया गया। नाउ 1927 में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ने इस डी ब्रॉगलिस की हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट प्रोवाइड किया। इसने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर दिया कि जो डी ब्रॉगलिस का हाइपोथेसिस है ये करेक्ट है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, पार्टिकल और वेव वो सेपरेट नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पार्टिकल की स्टडी अलग करते थे और वेव की स्टडी अलग करते थे, ठीक है। बट क्वांटम मैकेनिक्स में जो है वो ये पॉसिबल नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम दोनों की स्टडी एक साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स का अप्रोच चालू हो गया था डी ब्रॉगलिस हाइपोथेसिस से। अब उसमें शुरू में कौन से फॉर्मुलेशन रहा है, तो जो दो फॉर्मुलेशन आए क्वांटम मैकेनिक्स में, एक था हाइजेनबर्ग का 1925 में, जो यूज़ करता है और जनरली डिस्क्राइब करता है मैट्रिक्स मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो मैट्रिक्स पढ़ते हैं, जो आप लोग एमएससी में पढ़े होंगे, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का मैकेनिक्स, मैट्रिक्स एंड सो ऑन, तो उसको बताया हाइजेनबर्ग ने, ठीक है। और नेक्स्ट आया श्रोडिंगर ने, जो हमको क्या बताता है, वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स जो भी हम पढ़ते हैं उसको हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर के हिसाब से। अब जब हम ये जान चुके हैं कि हर मूविंग पार्टिकल जो है वो एक वेव के साथ एसोसिएटेड रहता है, तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में जानते हैं कि जब हमको किसी पार्टिकल की पोजीशन को पता करना रहता है, ठीक है, तो हमको उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्वांटम मैकेनिक्स में सिर्फ पार्टिकल नहीं है, ना सिर्फ वेव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास दोनों चीज़ है, तो हमको एक नया फंक्शन, ये जो फंक्शन था ये जैसे क्लासिकल में हम बोल देते थे एक्स, एफ डिपेंड ऑन एक्स, तो ये किसी पार्टिकल की एक्स पोजीशन को बता देता था, ठीक है। या फिर एफ एक्स वाई जेड, तो ये किसी पार्टिकल के 3 डायमेंशन में उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पे है, अगर हम इसको पता कर लिए तो बता देता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल प्लस वेव कंबाइन है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब हमको उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ तो स्टडी करना है, यानी जो क्वांटम पार्टिकल्स है जिसमें वेव एसोसिएटेड है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया गया जो स्पेस और टाइम के साथ वेरी करता था। दैट मीन्स वो या स्पेस और टाइम पे डिपेंड करता था, और उस फंक्शन को बोला गया वेव फंक्शन। ये जो है जस्ट लाइक इन क्लासिकल मैकेनिक्स, ये फंक्शन पार्टिकल की पोजीशन बताता है, ये जो वेव फंक्शन है ये उस पार्टिकल की पूरी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है। क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल क्या होता है, जिसमें वेव एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय साई इज अ ग्रीक वर्ड,
साई जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। वन डायमेंशनल में हम साई को रिप्रेजेंट करेंगे कि जैसे कि मैं पहले बोली, ये स्पेस और टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो साई डिपेंड्स ऑन एक्स एंड टी, एंड फॉर थ्री डायमेंशनल इट डिपेंड्स ऑन आर एंड टी। और इसको हम कन्फिग्रेशनल स्पेस वेव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फंक्शन को हम वेव फंक्शन नहीं बोल सकते, कुछ उसकी कंडीशंस होगी जिसको हम अप्लाई करके देखेंगे। अगर वो फंक्शन उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो वेव फंक्शन है। हर पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी आपका वेव फंक्शन अलग हो सकता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम एक जनरल कंडीशंस देख लेते हैं कि क्या होती है कि किस फंक्शन को हम वेव फंक्शन बोल सकते हैं, कौन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन के लिए हमको, कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए हमको कौन सा वेव फंक्शन लेना है, वो जब हम कंडीशन पढ़ते जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स में तो साइमल्टेनियसली डिस्कस करते जाएंगे। ओके, तो जो पहली कंडीशन है वो है साई एक्स टी शुड बी सिंगल वैल्यूड। साई एक्स टी सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है कि अगर फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स एंड पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टी, साई की एक सिंगल वैल्यू रहना चाहिए। यानी कि सपोज़ अगर आपने एक्स की कोई एक वैल्यू ली, यानी एक्स की कोई एक वैल्यू है, टाइम की कोई एक वैल्यू है, तो साई की आपको एक सिंगल वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि साई क्या है कि सपोज़ ये एक स्पेस है या एक रीजन है, इस रीजन में साई आपको क्या बताता है कि वो पार्टिकल कहाँ पे मिल सकता है। तो साई हमको ये बताता है कि सपोज़ ये जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है ये कहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अब अगर इस साई की दो, एक से ज़्यादा वैल्यू होगी, सपोज़ 2 या 3 वैल्यू होगी, तो एक पार्टिकल जो है वो एक साथ 2 या 3 जगह पे तो नहीं मिल सकता, है ना। ये तो नहीं हो सकता कि पार्टिकल यहाँ पे भी प्रेजेंट हो साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे यहाँ पे भी प्रेजेंट हो, यहाँ पे भी प्रेजेंट हो, ठीक है, यानी वो एक ही जगह प्रेजेंट होगा। तो इसलिए साई हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू। नेक्स्ट इज साई शुड बी कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस रीज़न में बताना है, क्योंकि इस पार्टिकल के साथ वेव भी जुड़ा हुआ है, तो जैसे जैसे अगर घूमेगा, ठीक है, तो वेव भी एसोसिएटेड होगा। वेव के लिए हमको कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है पूरे रीजन में मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको डिस्क्रीट लेंगे तो ये यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इसके बीच में जो छोटी सी स्पेस है यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो फिर वेव की प्रॉपर्टी जो है फेल हो जाएगी। तो उसके लिए साई जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। थर्ड साई जो है वो फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब इस स्पेस में मिलेगा अगर, ठीक है, तो वो एक इस स्पेस की, इस रीजन की कुछ बाउंड्री है, उस बाउंड्री के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। और इसकी जो बाउंड्री है, सपोज़ ये सर्कल है, दिख रहा है, तो इसका रेडियस ले लेते हैं आर, तो इस रेडियस के अंदर ही मिलेगा, इसके बाहर तो नहीं मिलेगा, यानी आर रेडियस तक वो कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक है। तो वो एक फाइनाइट होना चाहिए कि कहाँ पे मिल रहा है, बता रहा है, तो वो फाइनाइट वैल्यू होगी। इनफाइनाइट नहीं होगा, मतलब इसकी बाउंड्री इनफाइनाइट नहीं है, तो वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए साई हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। साई शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। स्क्वायर इंटीग्रेबल मतलब ये, क्योंकि साई जो है, जब हम साई की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि साई जो है फाइनाइट क्वांटिटी का होता है। साई जो है वो प्रोबेबिलिटी बताता है कि किसी भी रीजन में, ये जो मैं आप लोग को बता रही थी कि स्पेस में कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, तो साई जो है वो इस रीजन में मिलने की, पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। तो जो साई स्क्वायर है उसकी एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी हम उसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के जहाँ पे भी यानी वो करे, वो एक हमको फाइनाइट क्वांटिटी मिलना चाहिए, ठीक है। डी साई बाई डी एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूस होता है, कहीं कहीं पे ये कंटिन्यूस होता है, कुछ रीज़न में वो डिसकंटिन्यूस भी होता है। किस रीज़न में वो डिसकंटिन्यूस होता है उसको हम लेटर डिस्कस करेंगे, ठीक है, उस कंडीशन को ना। अब इसमें एकदम बेसिक क्वेश्चन, हालांकि इतने इजी क्वेश्चंस नेट में नहीं आते हैं, लेकिन अब जब हम पढ़ें कि कौन से वेव फंक्शन फिज़िकली एक्सेप्टेबल होते हैं, तो उसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज़ एक्सेप्टेबल फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, ठीक है। सो देखो, यानी कि इन गिवन वेव फंक्शन में से कौन सा वेव फंक्शन जो है एक्स की सारी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या था कि साई सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड डैट मीन्स एक्स की एक सिंगल वैल्यू के लिए साई की एक सिंगल वैल्यूड आना चाहिए। तो जब आप इसमें
फर्स्ट वाले में एक्स की कुछ वैल्यू डालोगे, ठीक है, जैसे सेक एक्स है, तो जब आप एक्स की वैल्यू डालोगे तो ये तो सिंगल वैल्यूड आएगा, ठीक है। वैसे ही 10x में भी डालोगे तब भी आ जाएगा, ठीक। थर्ड वाले में डालोगे तब भी सिंगल वैल्यूड आ जाएगा, फोर्थ में डालोगे तब भी आ जाएगा। पर जब आप नेक्स्ट में जाओगे कि साई जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, जैसे हमारा एक्स जो है वो टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, साई टेंड करना चाहिए जीरो की तरफ, यानी साई जो है प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तो किसी भी पार्टिकल की जो इनफाइनाइट पोजीशन पे मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो हमको ऐसा देखना है जहाँ पे साई जीरो हो जाए, जैसे जैसे एक्स इनफाइनाइट की तरफ टेंड करे वैसे वैसे साई जो है वो जीरो की तरफ टेंड करे। तो देखो जो थर्ड वाला है, फर्स्ट दो तो करेगा नहीं क्योंकि वो तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, सी ए ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं एक्स को इनफाइनाइट रखूँगी, ठीक है, तो ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे अगर हम एक्स को इनफाइनाइट ले जाएंगे साई भी इनफाइनाइट होगा, तो ये वाला भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम डी ऑप्शन को देखें, ए ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इन्फिनिटी रखती हूँ तो इनफाइनाइट, ठीक है, और ई रेज टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, साइड जैसे आपका एक्स इसकी तरफ टेंड्स किया इनफाइनाइट की तरफ, साई जो होगा जीरो की तरफ टेंड करेगा। नेक्स्ट देखो ये कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी वाला हम देख लिया, माइनस इन्फिनिटी। अब एक्स को सब्सिट्यूट करो माइनस इन्फिनिटी में, तो जब हम एक्स को माइनस इन्फिनिटी में सब्सिट्यूट करेंगे तब भी क्या होगा, डी ऑप्शन में माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, बिकॉज माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया इन्फिनिटी स्क्वायर एंड इट इज़ अगेन इक्वल्स टू जीरो। तो बोथ द कंडीशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई टेंडिंग्स टू जीरो, सो दिस इज द psi is equals to a e raised to the power minus x square is the acceptable wave function. Okay, thank you.